मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस आज भी लोग भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने का जो तरीका अपनाया था उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह और एक बेंगलुरु में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे जानकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु का व्यालिकवल इलाका 6 क्रॉस पाइप लाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश करीब 30 से 40 टुकड़े बंद थे। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस की याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दिल दहला देने वाला मंजर या यूँ कहें कि क्राइम सीन देखा होगा। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट आए थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फोरेंसिक टीम को भी उससे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन पहले इस कमरे का दरवाज़ा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यह थी कि वह हर रोज़ सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 बजे घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ और बहन बेंगलुरु में रहते हैं। 2 सितंबर को अचानक महालक्ष्मी का फ़ोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार फ़ोन करते रहे पर बात नहीं हो रही थी। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में रहने वाली अपनी माँ और बहन का पता और फ़ोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फ़ोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी की मां से बात नहीं होती थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फ़ौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही अंदर से इतनी तेज़ बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े वहाँ पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहलाने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी तेज़ थी कि उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल आई। फिर डबल मास्क मंगवाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे के अंदर गई। फ्रिज का दरवाज़ा खुला था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर, महालक्ष्मी का सिर। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नज़रें कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर नज़र पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप गए। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े हुए थे। अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम्स ऑफिसर्स यानी सोको को मौके पर बुलाया गया। सोको के लिए ये भी एक अजीब क्राइम सीन था।
ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज़्यादा मुश्किल था, लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान ये अंदाज़ा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दाघर भेज दिया गया। लाश के टुकड़ों को समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो ये पता चला कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो कोई फ़ोन से कॉल की गई, ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 या 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी को उससे क्या दुश्मनी थी? वो कातिल कौन था? तो अब बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। कि हमारी आज की कहानी, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।